चलो आज हमारा सिद्धि सीरीज में सेकंड लेक्चर है ज्योग्राफी का। लास्ट जो लेक्चर हमने सिद्धि सीरीज में कवर किया था ज्योग्राफी में, उसमें हमने ज्योग्राफी का एनालिसिस देखा था कि ज्योग्राफी के कंटूर्स क्या क्या हैं। जैसे कि अगर ज्योग्राफी को मेंस के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि GS1 में भी ज्योग्राफी है और GS3 के अंदर भी ज्योग्राफी है। जो GS3 में ज्योग्राफी है डेट इज पर्टिकुलरली फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये वाले जो दो एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफी के वो GS3 के अंदर आते हैं। GS1 में जो एस्पेक्ट हैं ज्योग्राफी के, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है और उसके अंदर अर्बनाइजेशन एक फिनोमिना है। तो ये वाले जो एरियाज है, रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल लोकेशंस, ये वाले जो पार्ट है ये सारा GS1 के अंदर आता है। तो इसमें से 8 से 9 सवाल हर साल यूपीएससी में आ रहे हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो अभी तक 3 पार्ट में फिजिकल ज्योग्राफी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियानोग्राफी। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम द डोमेन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। टुडे वी आर सपोज टू कवर द क्लाइमेटोलॉजी पार्ट और उसके अंदर हमने 5 क्वेश्चंस जो हैं आज डिस्कस करने। दीज क्वेश्चंस हैज बीन मेंशन्ड इन योर डिस्क्रिप्शन ऑफ यूट्यूब। तो डिस्क्रिप्शन में आप इन 5 सवालों को देख सकते हैं जो यूपीएससी में क्लाइमेटोलॉजी के डोमेन में आए हुए हैं। उनके रिस्पेक्टिव कौन से ईयर में ये सवाल आए हैं वो भी दिया हुआ है। तो ये 5 सवाल को हम डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या है, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं चाहिए। जैसे GS2 के अंदर यू शुड नो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, क्योंकि डेरिवेटिव बेस्ड सवाल हैं। डेरिवेटिव का अर्थ है कि क्वेश्चन कुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ एनालाइज, डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, एक्सप्लेन, और इस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ज्योग्राफी के अंदर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है। जैसे हमने प्रीवियसली जियोमॉर्फोलॉजी को देखा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पूछे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, प्लेट टेक्टोनिक क्या है। ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी में हम देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछे हुए। तो अमंग द 5 क्वेश्चन आई एम पिकिंग द फर्स्ट वन। Though this question has been asked in 2016, it is pertaining to the concept of very straightforward concept of air mass. So I am just reading the question for you. So UPSC has asked, discuss the concept of air mass and explain its role in macroclimatic changes. तो 2 एस्पेक्ट उन्होंने पूछे। एक तो इन्होंने पूछा कि भाई डिस्कस एयर मास की है क्या कॉन्सेप्ट, और दूसरा इसका पूछा कि क्लाइमेट में क्या सिग्निफिकेंस है या क्या रोल प्ले करता है। तो सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एयर मास के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि हाउ वी विल डिफाइन एयर मास। तो एयर मास कुड बी डिफाइंड, इट इज अ होमोजेनियस कॉलम ऑफ एयर जहां पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर फिक्स रहती हैं। तो इट इज अ होमोजेनियस कॉलम ऑफ एयर। आप लोग यूट्यूब में सुनते हुए लिख भी सकते हैं, इट इज अ होमोजेनियस कॉलम ऑफ एयर इन विच प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर डायरेक्शन, एनवायरमेंटल, लैप्स रेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपने परिभाषित कर दिया एयर मास को 2 लाइनों के अंदर कि भाई ये सारी प्रॉपर्टी किसी कॉलम ऑफ एयर में यदि मिलेंगी और वो कांस्टेंट मिलेंगी, एक जैसी मिलेंगी, तो उसको हम एयर मास बोलेंगे। अब इस सवाल में एयर मास के ऊपर दूसरी बात बोलोगे, आप बताओगे जी बनते कहाँ पे हैं। आप बोलोगे जो एयर अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है वो हमेशा करती है, कीवर्ड्स देखो क्या क्या आने थे, सोर्स रीजन से। तो एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है डेफिनेशन का कि सोर्स रीजन से एयर मास अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा। अब सोर्स रीजन से उसने ये सारी प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट किया, लेकिन ये सोर्स रीजन का डायमेंशन बहुत बड़ा होना चाहिए, तब वो प्रॉपर्टीज ये सारी होमोजीनियसली एक्वायर करेगी। तो आप इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाओगे, क्योंकि ज्योग्राफी इज नथिंग विदाउट द डायग्राम्स। तो आपने क्या किया कि एक आपने बोला जी हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट मान लेते हैं, इफ दिस इज इक्वेटर। तो आपने एक हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट एज्यूम किया और आपने बोला जी अर्थ क्लाइमेट जोन में 3 पार्ट में होती है, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। तो ये 3 क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ है। आपने एक एज्यूम किया है जी हाइपोथेटिकल लैंड मास है जो इन तीनों ही
अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के साथ क्लाइमेटिक जोन में प्रिवेल करता है। तो आपने बोला जी एयर मास क्या है, अगर पानी में बना, इफ दिस इज वाटर दिस इज कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट में हमेशा एक चीज याद रखो कि कॉन्टिनेंट में मॉइस्चर कम होता है, तो अगर इसके ऊपर कोई एयर होगी तो वो हमेशा ड्राई होगी। अगर एयर वाटर के ऊपर होगी तो ये हमेशा मॉइस्ट होगी या ह्यूमिड होगी। अगर ये ट्रॉपिकल जगह पे रखी हुई एयर है तो ये एयर ऑब्वियसली वार्म होगी, चाहे वो पानी के ऊपर रखी हो या लैंड के ऊपर हो, वार्म एयर होगी। दूसरा, लैंड के ऊपर ड्राई होगी, पानी के ऊपर मॉइस्ट होगी। तो एयर मास का जो नॉमेनक्लेचर है वो उसकी प्रॉपर्टी से ही डिराइव हुआ है। यदि कोई एयर मास पानी में रखा है उसको बोलेंगे मैरीटाइम, स्मॉल m। ट्रॉपिकल एरिया में रखा वार्म है तो उसे बोलेंगे टी, तो ये एयर मास का नाम रख दिया MT। अगर कोई एयर मास ट्रॉपिकल एरिया में है वार्म टी, ड्राई है, ड्राई को हम एयर मास की परिभाषा में बोल रहे कॉन्टिनेंटल C, तो इसका नाम है CT, पानी वाले का नाम है MT। अगर एयर मास टेम्परेट लैटिट्यूड में रखा हुआ है तो वो ठंडा है, उसके लिए बोलेंगे P स्टैंड फॉर पोलर, पोलर मीन्स कोल्ड एयर मास। अगर वो कॉन्टिनेंट पे तो ऑब्वियसली C, पानी में तो M, MP CP। अगर वो आर्टिक के ऊपर बना है, बहुत ठंडा है, ऑब्वियसली ड्राई होगा, क्योंकि ड्राई एयर की मॉइस्चर कैरिंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। तो बहुत ठंडा है तो आर्टिक A, ऑब्वियसली ड्राई है तो CA। अगर ये एयर मास एंटार्क्टिका के ऊपर बनेगा तो ये आर्टिक से भी ठंडा है, इसको बोलेंगे डबल ए। ड्राई है तो CAA। तो इस बेसिस पे कितने सारे एयर मासेस बन गए कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एयर मासेस को क्लासिफाई करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तो जी वार्म एयर मास को बोलोगे आप T, कोल्ड एयर मास को बोलोगे P, जो अभी तक बोल रहे थे। वेरी कोल्ड को बोलोगे, जो कोल्ड से भी बहुत ज्यादा ठंडा है, आर्टिक के ऊपर है, A। वेरी वेरी कोल्ड AA। तो ऐसे इनका नाम रखेगा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर इनको कैसे नाम देते हैं? आप बोलोगे जी ड्राई हो गया तो नाम रख दिया C, मॉइस्ट है तो नाम रख दिया M, और इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये सारे नॉमेनक्लेचर है। तो बड़ा सिंपल सी चीज पूछी थी आपने, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया तो इतना सारा लिखना बोलना पड़ रहा है। अगर आपने पेपर में लिखना है तो आपने एयर मास की वो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, आप बताओगे जी सोर्स रीजन से अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, ड्रॉ दिस डायग्राम। डायग्राम का नाम लिखो हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर सारे एयर मासेस हम डिपिक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द एयर मासेस। तो आपका क्वेश्चन में देखो 2 पार्ट हैं। यदि क्वेश्चन 12 नंबर का है तो 6 नंबर का एक पार्ट है, 6 नंबर का दूसरा पार्ट है। आपने उतना ही डील करना है। 6 नंबर में क्या करना है, आपने एक डेफिनेशन लिखी एयर मास की और एक ये डायग्राम बना दिया, उतनी ही जगह मिलेगी। तो इतनी जगह में ये जस्टिफाइड हो गया 6 नंबर के लायक। दूसरे पार्ट पे जाते हैं जहां वो बोल रहे हैं डिस्कस द सिग्निफिकेंस या इसकी क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस। आप बोलो जी एयर मास एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो ये सर्टेन क्लाइमेटिक फिनोमिनाज लेकर आते हैं। तो सुनो इसकी क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, पॉइंटर्स में लिखना है। अच्छा, ये वाला पार्ट पॉइंटर में लिखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने वर्ड यूज किया है एक्सप्लेन। तो थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देके, क्योंकि पेपर की डिमांड ऐसी है जब आपने गिनाने हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है तो ऑलवेज गो फॉर पॉइंटर। तो आप लिखो जी नंबर पहली सिग्निफिकेंस सुनो। आप बोलो जी ये एयर मास एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो टकरा जाते हैं। जब ये टकरा जाते हैं तो ये आपको ध्यान होगा जहां पे टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं 60 डिग्री सब पोलर लैटिट्यूड के ऊपर, वहां पे 2 एयर मास टकराने से फ्रंट बनता है, फ्रंट से टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ दीज एयर मासेस is responsible for creation of temperate cyclone in the middle latitude. तो they will cause, आप बोलो फ्रंट बनाएंगे, फ्रंट से बनाएंगे जी टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन से मिडल लैटिट्यूड में रेनफॉल करवाएंगे। ये कहां पे मिडल लैटिट्यूड में, पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न मार्जिन और बाकी पूरे ही मिडल लैटिट्यूड में रेनफॉल कराएंगे। इनके रेनफॉल कराने के कारण आप देखो कौन सा क्लाइमेट प्रिवेल करता है वहां पे, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के इन्फ्लुएंसेस यहां पे डाल दिए। आपने टेम्परेट साइक्लोन को एयर मास से कनेक्ट किया। यूपीएससी में एग्जामिनर क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी कितनी अच्छी वहां पे इंटरलिंकिंग है। एक टॉपिक जब आपसे पूछा गया है तो आपने कैसे उसके होराइजन को पूरी तरीके से खोल दिया। तो आपने बताया जी ये टेम्परेट साइक्लोन बनाएगा, ये फ्रंट भी बनाएगा। आपने कीवर्ड्स ड्रॉप किए हैं तो कीवर्ड्स का ही गेम रह गया अब। तो टेम्परेट साइक्लोन बनाएगा, फ्रंट बनाएगा, मिडल लैटिट्यूड में रेनफॉल करवाएगा
और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट लाएगा जहां पे पूरे साल बारिश होती है। ये बनाएगा साइबेरियन क्लाइमेट, या इसको बोलोगे टैगा क्लाइमेट, जहां पे टेम्परेट एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, वो भी इन एयर मासेस की देन है। शब्द लिखना, टेम्परेट एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये पूछा इन्होंने। तो दिस इज द थिंग। तो आपने क्या करना है, आपने बता दिया जी पहली क्लासिफिकेशन। दूसरा, एयर मास की और सिग्निफिकेंस सुनो। अगर इसी में एडजस्ट कर सकते हो तो आप बोलो जी इन एयर मासेस से ही तो टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, और टेम्परेट साइक्लोन, चलो अभी इतना लिखो, सेकंड क्लासिफिकेशन, इनका सेकंड इन्फ्लुएंस सुनो। आप बोलो जी ये एयर मासेस जो हैं कभी एक जगह पे सैचुरेट हो जाते हैं, मूव नहीं करते कहीं कहीं दिन, जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। वर्ड देखो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पे कौन सा होता है, वार्म एयर मास आके बैठ जाता है ऊपर से, जहां पे एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस होती है, क्योंकि वार्म एयर मास गर्मियों के टाइम पे एक ही जगह पे बैठ जाएगा। अगर नदन समर्स हैं तो ये एक ही जगह पे सेटल हो जाएगा, सहारा डेजर्ट के ऊपर, यूएसए के सदर्न पार्ट में, या इंडिया में के नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जैसे आजकल जून का महीना है तो यहाँ पे एक एयर मास सेटल डाउन हो गया ऊपर से। और क्योंकि ये एयर मास सेटल डाउन हो गया, वार्म एयर मास, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, आप देखो डिजास्टर से कैसे लिंक कर रहा हूं मैं इसे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट वेव्स, जो कि इंडिया के आईएमडी में लास्ट टू लास्ट ईयर बोला है कि दिस इज द डिजास्टर। हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हो आप इसके लिए, लू, जो गर्मियों में बोलते हैं लू चल रही है, दिस इज नथिंग बट द वार्म एयर मास, जो कि ऊपर से नीचे सबसाइड हो रहा है और इंडिया के नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में है। तो आप बोलोगे ये एक ही जगह पे सैचुरेट हो जाते हैं और वहां पे हीट वेव्स क्रिएट करते हैं, लू जैसी कंडीशन इंडिया में क्रिएट करते हैं। यही एयर मास, दूसरी जगह लिखो इसी पॉइंट में, आप बोलो जी अगर पोल्स के ऊपर ये एक जगह पे बैठ जाते हैं तो वहां पे, क्योंकि पोल्स में टेम्परेचर इज फ्रीजिंग लाइक कंडीशंस, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जब ये एयर मास सैचुरेट हो जाएंगे तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड वेव्स क्रिएट करेंगे। तो वहां पे वर्ड क्या यूज करोगे जी, कोल्ड वेव्स। जैसे कि साइबेरिया में जब ये कोल्ड वेव चलती है, इनको बोल देते हैं वहां के लोग पुरगा चल रही है। अब देखो लोकल विंड्स कैसे इसके साथ कनेक्ट किया, लू इज अ लोकल विंड, पुरगा इज अ लोकल विंड। कनाडा में अगर ये सैचुरेट हो जाते हैं तो वहां चलते हैं ब्लिजर्ड। तो आपने लोकल विंड भी कनेक्ट कर दी। 6 नंबर का सवाल है, आपने यहाँ पे 4 पॉइंट भी लिख लोगे तो जस्टिफाइड हो जाएगा। तो आपने बोला जी ब्लिजर्ड चलती है, पुरगा चलती है, तो मींस एयर मासेस को आपने एंटी साइक्लोन्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो नया शब्द क्या आ गया, दीज एयर मासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंटी साइक्लोन्स इन ओवर पोल्स एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो दिस इज देयर सिग्निफिकेंस। नाउ राइट द थर्ड सिग्निफिकेंस। आप बोलो जी इंडिया के अंदर जो मॉनसून आ रहा है गर्मियों के टाइम पे, जो समर मॉनसून है, दिस इज नथिंग बट अ, राइट द वर्ड, ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मास, ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मास। दिस इज देयर थर्ड सिग्निफिकेंस, ये ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मास क्रिएट कर रहा है, और ना कि केवल इंडिया, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट मींस साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में दिस पर्टिकुलर ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग torrential rainfall during the months of summers which are from July to September। तो यहाँ पे इतनी बारिशें कर रहा है। तो दिस इज देयर सिग्निफिकेंस। तो अगर आप 3 सिग्निफिकेंस भी लिख दोगे एयर मासेस की तो आप अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर जाओगे। अगर और सिग्निफिकेंस लिखनी है, देखो अब इसे डेजर्ट से कैसे रिलेट करते हैं। आप बोलो जी ये जो एयर मास है, यही एयर मास रिस्पॉन्सिबल है सब ट्रॉपिकल बेल्ट में सेटल डाउन होने के लिए, एंड इट इज कॉजिंग दी it is responsible for causing the formation of tropical hot desert और ट्रेड विंड डेजर्ट्स। तो ये भी एयर मास की ही सिग्निफिकेंस है। तो इन दिस वे अगर आपने 3-4 पॉइंट लिख दिए हैं एयर मास के सिग्निफिकेंस के लिए, तो यू हैव जस्टिफाइड योर आंसर वेरी वेल। तो ऐसे हमने कीवर्ड्स ड्रॉप किए। डू नॉट गो फॉर द लेंथ ऑफ द आंसर, जस्ट ड्रॉप द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन द आंसर। लोकल विंड्स आपने कनेक्ट किया, साइक्लोन कनेक्ट किया, एंटी साइक्लोन कनेक्ट किया। तो दिस इज हाउ यू आर ब्रॉडनिंग द कंटूर्स एंड होराइजन ऑफ योर आंसर। इन जीएस always go for the I would say the just increase the width of your answer rather than the depth of your answer.
डेप्थ में क्या होता है, आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उसको रगड़ते हुए जाओ, ये ऑप्शनल में चल जाता है, जीएस में नहीं चलता। जीएस में सिंस दे आर लुकिंग फॉर अ ब्यूरोक्रेट हु हैव अ वेरी वाइड होराइजन ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर योर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का होराइजन और आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरलिंकिंग बिटवीन वन टॉपिक विद द अनदर टॉपिक। तो ऐसे आपने इंटरलिंकिंग भी दिखा दीजिए, पूरी क्लाइमेटोलॉजी आप कनेक्ट करते हुए चले गए। तो दिस इज हाउ इट्स बीइंग डन। तो ऐसे इसको हम लोग समझेंगे। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस दिस इज वेरी मच क्लियर विद द यू आर वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्चुअल पार्ट एंड हाउ टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ एयर मास। So we are done with the first question, that is the discuss the concept of air mass. Now let's pick a question. It has been asked in 2013. I will just read the question. The question says, major hot deserts in northern hemisphere. I am repeating again. Major hot deserts in northern hemisphere are located between 20-30 degree north and on the western side of the continent. Why? तो दिस हैज बीन आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स कि बोलते हैं कि वर्ल्ड के जितने हॉट डेजर्ट हैं वो 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर बन रहे हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? तो आप बोलोगे जी, अब देखो इसके और इनके सवाल से हम होराइजन और ज़्यादा वाइड कर देंगे। हम बोलेंगे जी नदर्न में ही नहीं, सदर्न में भी बनते हैं, और हम बताते हैं जी क्यों बनते हैं। आप बोलो, इसके लिए पहले मैं एक वर्ल्ड मैप बना देता हूँ। यू आर ऑल्सो सपोज टू ड्रॉ अ वर्ल्ड मैप जिसमें आप ये सारे आंसर्स की रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। दूसरी बात, कभी भी आपका सवाल, आपका जो जवाब है, आपका जो आंसर है, दैट शुड नॉट एवर स्टार्टेड विद द डायग्राम। द डायग्राम हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द टेक्स्ट। Firstly, in the first paragraph, you are supposed to introduce the question, and after the introduction, you are supposed to draw the diagram. Never ever attempt an answer with the diagram. Diagram से शुरू कभी नहीं करना। तो एक डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अब बोलो जी, ये लो जी वर्ल्ड डायग्राम, जिसमें हमने डिपिक्ट किया है कि सारे डेजर्ट जो हैं वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर होते हैं। दो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज कैंसर, दिस इज कैप्रिकॉन। तो ये दोनों ही जो है 20 और 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है। तो आप बोलो जी वेस्टर्न मार्जिन की पहले शक्ल देखते हैं। यूएसए में ये वेस्टर्न मार्जिन है, जहां पे है कैलिफोर्निया। यहां पे दो डेजर्ट है, स्नोरन एंड मोजेव। सदर्न हेमिस्फीयर में आप बोला ऐसे नहीं, नॉर्थ में ही होते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में देखो एक डेजर्ट है पेरू एंड चिली के कोस्ट पे, जिसका नाम है एटाकामा। यहां पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट इज सहारा। ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वी आर हैविंग टू डेजर्ट्स, दैट इज नामिब डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट। हियर वी आर हैविंग अरेबियन डेजर्ट। ये सब वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट के। US, Australia is the land of 7 desert. 6 desert has been mentioned even in your atlas, that is the Oxford Student Atlas or the Black Swan Atlas, whichever you could prefer. यहाँ पे पूरा Western Australia is a desert. If I will name the desert, it is the Gibson Desert, Simpson Desert, Great Victorian Desert, Great one more name is there, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो ये जो सारे डेजर्ट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और वी कुड से 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर बने हुए डेजर्ट है। तो आप स्टेटमेंट ऐसे शुरू करोगे, आप बोलोगे हाँ जी जो डेजर्ट हैं, these desert are formed in between the belt of 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, नॉट ओनली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। आप होराइजन ही वाइड कर दो क्वेश्चन के जो पूछा है, बट ऑल्सो इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या आप क्वेश्चन को उतना ही देखते हो जितना दिखाने की कोशिश करें, या आपको इससे ज्यादा और इसके फ्रेमवर्क को आप वाइड कर सकते हो। तो आप बोलो जी साउथ हेमिस्फीयर में भी बनते हैं। बनने का कारण आप बोलो जी 3 है। यहां पे आप बोलो सबसे पहले क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो जहां पे सबसिडेंस होती है, क्योंकि सबसिडेंस होती है, कीवर्ड देखो, वहां पे बनते हैं एंटी साइक्लोन्स। क्योंकि ये एंटी साइक्लोन बना
तो उसकी वजह से जब एंटीसाइक्लोन नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो एंटीसाइक्लोन में सबसिडेंस ऑफ एयर इज देयर, सबसिडेंस ऑफ एयर। क्योंकि सबसिडेंस ऑफ एयर इज इन्वॉल्व इस पर्टिकुलर केस के अंदर, सबसिडेंस ऑफ एयर विल कॉज क्लाउडलेस स्काई, क्लाउडलेस स्काई विल कॉज एरिडिटी एंड ड्राइनेस, मीन्स डेजर्ट लाइक कंडीशन। तो दिस इज द वन फैक्टर कि इसकी वजह से इसकी वजह से डेजर्ट बनते हैं। अब डेजर्ट बनेंगे तो पूरे लैटिट्यूड में बने, वेस्टर्न पे क्यों बने? आप बोलो जी दिस इज द जोन ऑफ, सेकंड फैक्टर, दिस इज द जोन ऑफ ट्रेड विंड्स विच ब्लो इन वेस्टर्ली डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्टर्ली दिशा है एंड ईस्ट टू वेस्ट चलती है, ऐसे चल रही है वेस्टर्ली दिशा में, मीन्स वेस्ट की तरफ, वेस्टर्ली दिशा में, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन है इनकी। तो क्योंकि ये ऐसे चलेंगी तो जब तक ये वेस्टर्न साइड में पहुंचेंगी दे विल बिकम ड्राई। तो क्या है? ऑफ शोर ट्रेड विंड्स भी इसका एक कारण है। इसलिए यहीं पे लिखो, इसलिए इनको ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एंड ट्रेड विंड डेजर्ट्स बोलते हैं, ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी बोला जाता है। डन। थर्ड फैक्टर आप बोलो जी, अब सुनो ओशियनोग्राफी, आप बोलो जी दिस इज द जोन जहां पे कोल्ड ओशन करंट्स आते हैं। और इस डायग्राम में जब भी आप ये डायग्राम बनाओगे आपने ये करंट्स के नाम लिखने, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये डायग्राम बनाओगे, सारे डेजर्ट्स लोकेट करोगे, करंट्स लोकेट करोगे। ब्लॉक डायग्राम इज वेरी मच एक्सेप्टेड इन यूपीएससी। उन्होंने आपको कार्टोग्राफर नहीं बनाना है, दे वांट यू शुड हैव द राइट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो आपसे मैप वर्क नहीं करवाना है ब्यूरोक्रेसी में, उन्होंने बनाना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी सटीक है। तो आप बोलो जी ये लो कैलिफोर्निया करंट विच इज अ कोल्ड करंट, दिस इज द हम्बोल्ट करंट और पेरू करंट, दिस इज बेंगुला करंट, दिस इज कैनरी करंट। तो ये सारे करंट, कोल्ड करंट विल ऑलवेज कॉज डेसिकेटिंग इफेक्ट। जस्ट सी दी डेफिनेशन, सी दी स्पेलिंग, डेसिकेटिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से डेजर्ट बन जाते हैं। अब डेसिकेटिंग इफेक्ट को समझो। डेसिकेटिंग का मतलब है एक ये कोल्ड करंट आ गया, कोल्ड करंट क्या करेगा? अपने ऊपर सारी एयर को भी ठंडा कर देगा। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर इस जगह पे है, जो मॉइस्चर कल को क्लाउड बन सकता था, वो मॉइस्चर क्लाउड बनने की जगह यहां पे कर देगा फॉग। देखो फॉग और क्लाउड में फर्क क्या होता है? इन सारी जगह पे फॉग बनती है बिकॉज ऑफ अपवेलिंग ऑफ कोल्ड करंट। फॉग और क्लाउड में ऑल्टीट्यूड का फर्क होता है। द फिनोमिना ऑफ फॉग एंड क्लाउड इज द सेम। दीज आर द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर, बोथ fog and clouds. These are the tiny, लिख लो कहीं पर अगर लिखना चाहते हो, these are the tiny water droplets floating in the atmosphere, but fog is at the lower altitude while clouds is at the higher altitude. बस फर्क हाइट का होता है। अगर आप हिल स्टेशन में जाओ तो आपको ऐसा लगता है कि आप बादलों के बीच में चल रहे हो। इट इज नॉट द बादल, इट इज द फॉग। कि आपके सरफेस पे अगर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं तो डेट आर नॉट क्लाउड्स, डेट आर फॉग। क्योंकि वो फ्रीजिंग लाइक कंडीशंस, वो कंडेंसेशन, वो ड्यू पॉइंट आपका सरफेस पे ही अटेन हो गया। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना डिप था कि पानी सारा यहीं पे कंडेंस हो गया, रेदर देन वो बादल बना के बारिश करता। उसकी वजह से बचा कुचा मॉइस्चर भी यहीं पे ही खत्म हो जाता है, रेदर देन इट विल गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स वी कुड ऑब्जर्व tropical deserts or trade wind desert in this particular latitude, which are the latitude of 20 to 30 degree north and south, and these are the names of various deserts which has been formed by this phenomena. So this question has been asked. तो see the inference of climatology कि एक एयर मास पूछ लिया, सरल सवाल, इन्होंने एक ये सरल सवाल पूछा कि भाई डेजर्ट जो है वेस्टर्न पार्ट में क्यों बनते हैं। तो इसमें हमने क्या किया? प्रेशर बेल्ट के बारे में बात करी है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हमने एयर सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बात करी है, हमने ओशन करंट्स बताया है और हमने वर्ल्ड के डेजर्ट्स बता दिए। तो दिस इज व्हाट एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस। तो अभी तक हमने 2 सवाल डिस्कस किए हैं, आपको 5 सवाल डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड हैज बीन डिस्कस्ड। नाउ आई एम पिकिंग द फिफ्थ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन 2017 एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इट इज पर्टेनिंग टू द क्लाइमेट चेंज। तो कैसे ये देखो कैसे
आजकल के टॉपिक से ये कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को। तो क्लाइमेट चेंज में इन्होंने देखो सवाल कितना अच्छा पूछा है। वो कहते हैं हाउ डज द क्रायोस्फीयर अफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट। अब देखो क्रायोस्फीयर, क्योंकि आप लोगों को क्रायोस्फीयर शब्द नहीं पता होता तो आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इसका हिंदी रूपांतरण अगर पढ़ोगे, अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन इसका देखोगे तो क्रायोस्फीयर इज नथिंग बट द एरिया जहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो अर्थ पे वो एरिया जहां टेम्परेचर बहुत कम है वो है आपके फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखो इस ढंग से आपने कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी, आई गेस इट्स नॉट नेसेसरी फॉर ऑल। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दीज आर नथिंग बट दी क्रायोस्फीयर। अब क्रायोस्फीयर का सिग्निफिकेंस समझो, कैसे में सारा विंड सर्कुलेशन सिस्टम, एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ एंड ओशियनिक सर्कुलेशन सिस्टम इस क्रायोस्फीयर से ही ड्रिवन है। क्रायोस्फीयर का मतलब है बहुत ठंड पड़ गई, क्योंकि यहां बहुत ठंड पड़ गई तो आपको पता है नॉर्थ पोल पे हमेशा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि इट इज थर्मली इंड्यूस्ड। दिस हाई प्रेशर इज थर्मली इंड्यूस्ड एंड दिस हाई प्रेशर इज द आउटकम ऑफ क्रायोस्फीयर। क्योंकि बर्फ है तो हाई प्रेशर है, बर्फ जिस दिन पिघल जाएगी उस दिन यहाँ हाई प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। पोल्स इक्वेटर पे है लो प्रेशर, ITCZ, डोल्ड्रम। तो इन जनरल द टेंडेंसी ऑफ द विंड इज लाइक दिस, वो इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, हाई टू लो। दिस इज हाउ प्रेशर ग्रेडियंट वर्क्स एंड दिस इज हाउ विंड सर्कुलेशन सिस्टम फॉलो द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो ऐसे विंड्स चल रही हैं और इक्वेटर पे विंड्स उठ के वापस पोल्स पे जा रही हैं। तो दिस इज द ग्लोबल सर्कुलेशन सिस्टम। इन जनरलाइज ऐसे कर लेते हैं, अदरवाइज देयर आर 3 सेल्स, हम जनरलाइज फिनोमिना ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे विंड सर्कुलेशन सिस्टम काम कर रहा है। अगर जिस दिन यहाँ पे बहुत ठंड नहीं होगी, क्रायोस्फीयर नहीं होगा, उस दिन हाई प्रेशर नहीं होगा, हाई प्रेशर नहीं होगा तो यहाँ पे विंड नहीं आएगी। एक टेक्निकल वर्ड सुनो, पोल्स पे जमीन पे हाई प्रेशर है तो जमीन के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर भी जरूर होगा, जो इक्वेटर से विंड्स को खींच के ले जा रहा है। इस लो प्रेशर को बोला जाता है पोलर वॉर्टेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, टेक्निकल वर्ड है, कीवर्ड है, लिख दोगे तो एग्जामिनर नंबर दे देगा। पोलर वॉर्टेक्स क्रायोस्फीयर के कारण बनता है। तो आप लिखो इस क्रायोस्फीयर से पोलर वॉर्टेक्स बनता है। इस पोलर वॉर्टेक्स से शब्द लिखो ग्लोबल प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम। ग्लोबल प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम शेप में आता है। यदि जिस दिन क्रायोस्फीयर नहीं होगा, पोलर वॉर्टेक्स नहीं बनेगा, पोलर वॉर्टेक्स नहीं बनेगा, पूरे अर्थ पे प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम विल बिकम वीक। If it will become weak, 70% of the heat is regulated by these planetary winds. If it will become weak, तो ये जो हीट एक्सचेंज है बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर ये वीक हो जाएगा। मींस अर्थ का एनर्जी बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। इस फिनोमिना को बोला जाता है कि पोलवर्ड हीट ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोलवर्ड हीट या पोलवर्ड एनर्जी ट्रांसफर। पोलवर्ड एनर्जी ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को देखो, ये विंड्स एग्जैक्टली कर क्या रही हैं, पोल्स से ठंडी हवाएं इक्वेटर पे ला रही हैं, इक्वेटर से गर्म हवाएं पोल्स पे ले जा रही हैं। इस तरीके से हीट ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम द एडवेक्शनल एंड कन्वेक्शनल मोशन ऑफ द एयर। अगर ये पोलर वॉर्टेक्स वीक हो गया, क्रायोस्फीयर पिघल गया, बर्फ पिघल गई, तो विंड्स चलना कम हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। मींस पोलवर्ड हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। इस केस में होगा क्या, ट्रॉपिक्स विल बिकम वेरी हॉट, very hot and earth will become unsustainable। शब्द देखो unsustainable for living। हम अर्थ पे रह पाते हैं क्योंकि एक टेम्परेचर मेंटेन्ड है। ये टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, एनर्जी बजट डिस्टर्ब हो जाएगा अगर क्रायोस्फीयर जिस दिन पिघल गया, चाहे एंटार्क्टिका का हो चाहे आर्टिक का हो। और एक शब्द लिख लेना इसी में कि जेट स्ट्रीम चलना बंद हो सकती हैं अगर क्रायोस्फीयर पिघल गया, तो सारा सर्कुलेशन सिस्टम वीक हो जाएगा। ये हो गया हमारा सर्कुलेशन सिस्टम क्रायोस्फीयर ना होने के कारण। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड हाउ डज क्रायोस्फीयर अफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट। तो दिस इज हाउ इट विल अफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट। इट विल मेंटेन द एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ, it will maintain the poleward heat transfer and it will make the earth as a habitable and sustainable planet।
This is the significance of cryosphere in the terms of atmosphere. Now see the significance in terms of ocean currents. आप देखो ओशन करंट्स के केस में क्या करना है, आप देखो जी, जैसे हमारा प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है, ऐसे ही ओशनिक सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है। तो ओशन के सर्कुलेशन सिस्टम में वी कुड सी कि ओशन करंट्स सिंक करते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे आइस फॉर्मेशन इज देयर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस एक्सेसिव सॉल्ट इज रिलीज्ड इन द नेबरिंग वाटर, and because of the excessive salt the density of the water increases and it will tend to drop downward, it will then tend to sink downward, and that's why आपके सब सरफेस करंट यहाँ से यहाँ की तरफ आते हैं। इसलिए तो कैनरी करंट चल रहे हैं, इसलिए तो बेंगुला करंट चल रहे हैं, कैलिफोर्नियन करंट, हम्बोल्ट करंट, ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी सिंक होता है और वो इक्वेटर की तरफ को आ जाता है, इक्वेटर से वाटर वापस पोल्स की तरफ को जाता है। तो दिस इज हाउ ओशन करंट्स फंक्शन। तो मीन्स ड्यू टू क्रायोस्फीयर, ड्यू टू लो टेम्परेचर, cryosphere, sinking of oceanic water takes place at higher latitude, at higher latitude. Sinking of oceanic water takes place at higher latitude, and because of this sinking of water, subsurface ocean currents, subsurface ocean currents will flow towards the equator, will flow towards the lower latitude, and because of this sinking of water the circulation of ocean currents will take place, and because of these ocean current you will see 30% of surplus energy of tropics, 30% of surplus energy of tropics is transferred to the poles या higher latitude। तो ओशन करंट आप देखो सिंपल क्रायोस्फीयर का, और अगर सिंप्लीफाइड कर दूं तो मैं बोलूंगा जी जितनी भी हवाएं चल रही है, विंड सर्कुलेशन सिस्टम अर्थ के ऊपर चल रहा है, जितना भी ओशनिक सर्कुलेशन सिस्टम अर्थ के ऊपर चल रहा है, तो दिस इज द आउटकम ऑफ क्रायोस्फीयर ओनली। बिकॉज ऑफ द क्रायोस्फीयर वी कुड विटनेस कि देयर इज अ टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन द हायर लैटिट्यूड एंड द लोअर लैटिट्यूड, एंड इफ दिस टेम्परेचर वेरिएशन विल प्रिवेल तो इट विल एक्सेंचुएट और मैच्योर इनटू प्रेशर डिफरेंस, and because of this pressure difference there is a global wind circulation system between the poles and the between equator, and because of this cryosphere we could see कि water will sink over the higher latitudes, and because of sinking of this water a global oceanic circulation system will comes into picture, and this global oceanic system is responsible for transferring the surplus heat from tropics towards the poles. So this is how it is going to help with the going to help with maintaining the global energy balance over the earth's surface, and because of this cryosphere earth is a habitable planet, क्योंकि वो surplus heat को regulate कर रहा है, otherwise heat will accumulate in the tropic region और रहने लायक अर्थ नहीं रह जाएगी अगर क्रायोस्फीयर नहीं होगा। तो क्रायोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हीट, दिस इज द कीवर्ड। एनर्जी रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। एनर्जी रेगुलेशन के मैकेनिज्म मैंने आपको दो समझा दिए, वन इज द ओशन करंट्स एंड वन इज द एयर करंट्स। तो दिस इज हाउ क्रायोस्फीयर विल वर्क। इसके और कई हजारों इंप्लीकेशन भी आ सकते हैं, लेकिन फॉर द पॉइंट ऑफ पेपर हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। 10-12 नंबर का सवाल है, एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाओ, ये सारी बातें लिखो, इसमें आपके 2 पैराफ्रेज आ जाएंगे और आपके 150 शब्द का आंसर तैयार है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच इट। क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट किया। अब क्लाइमेट चेंज कैसे डालोगे आप इसमें, ये तो आपने स्टैटिक नॉलेज डाली। आप बोलो जी क्लाइमेट चेंज में हो क्या रहा है, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स over the North Pole and South Pole, and this glacier melting will cause slow down of these thermal regulators। शब्द यूज करो, देखो थर्मल रेगुलेटर्स, एनर्जी रेगुलेटर्स, कन्वेयर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप इनको बोलो जी कन्वेयर बेल्ट है, ये तो एनर्जी को कन्वे करती रहती है इधर से उधर।
तो दिस विल गोइंग टू स्लो डाउन। वंस दिस कन्वेयर बेल्ट इज गोइंग टू स्लो डाउन, तो उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब हो रहा है, और उसके बाद सरप्लस हीट एक्यूमुलेट होने लगेगी ट्रॉपिक्स में और रहने लायक नहीं रह जाएंगे। आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद ट्रॉपिक्स रहने लायक नहीं होंगे अगर ये फिनोमिना एक बार ट्रिगर हो गया कि क्रायोस्फीयर मेल्ट होना शुरू हो गया। तो दिस इज हाउ वी गोइंग टू आंसर इट। तो चलो, दिस वॉज द फिफ्थ क्वेश्चन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आई एम पिकिंग। फोर्थ क्वेश्चन you are supposed to answer it by yourself and you can submit your answer in the description box, in your comment box, and I am picking the last one, that is the third question. It is pertaining to the tropical cyclones. The question has been asked like this: tropical cyclones are largely confined to South China Sea, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। तीन जगहें दे दी हैं इन्होंने, साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखो, अगर आज ये क्वेश्चन आता सन 2020 के अंदर, तो आपके पास दो नए नाम तैयार थे जो इंडिया में साइक्लोन्स आए हैं। तो आप पहले बताओ जी, साइक्लोन्स के बारे में बताना शुरू करोगे। 10 नंबर का सवाल है, 2014 में आया हुआ है। तो आपने देखो बड़ी हम्बल से शुरुआत करनी है, आपने सीधा ट्रॉपिकल साइक्लोन में कूद नहीं जाना। आप बोलो जी, एक शब्द होता है साइक्लोन, परिभाषित करो। बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा। देखो, यूपीएससी आपसे कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है कि आपके पास नॉलेज सटीक हो और बहुत प्रिसाइज और ब्रीफ हो, बस। साइक्लोन आर दी लो प्रेशर सिस्टम, cyclones are the low pressure system where wind from periphery of high pressure rushes towards the center. Simple paribhasha, these are the center of low pressure where wind from periphery of high pressure rushes toward the center, and at the center wind rises upward and cause precipitation. ये जनरल परिभाषा है, and cause precipitation in the northern hemisphere. These cyclones, ये देखो याद रखने का तरीका, in the northern hemisphere these cyclones follow anti-clockwise direction. This is how we are going to remember the anti-clockwise direction. Counter-clockwise शब्द भी इस्तेमाल करता है. In the southern hemisphere their direction is clockwise. In the southern, as for south means south में clockwise, and for north and means anti-clockwise. तो ये साइक्लोन की परिभाषा। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, आपने दो लाइनों में लिखना है बस। ये डायग्राम आपने पेपर में नहीं बनाने, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। दो लाइनों में आपने बताया भी साइक्लोन क्या होता है। आपने हॉराइजन खोल लेना, उसने ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा, ट्रॉपिकल साइक्लोन पेलने लग गए वहां पे। आप लिखो जी पहले तो साइक्लोन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। टेम्परेट के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखनी, आपने पूछा नहीं है टेम्परेट, लेकिन आपने बताना साइक्लोन होते हैं एक टेम्परेट एक ट्रॉपिकल। अब सुनो जी, ट्रॉपिकल क्या होता है। आप बोलो ट्रॉपिकल का नाम ट्रॉपिकल बना क्योंकि ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आते हैं, 30 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कन्फाइंड होते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे कन्फाइंड होते हैं तो दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में लिखो, तो यही सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की, लेकिन और प्रिसाइजली लिख रहे हो। अभी तक तो जनरल परिभाषा थी, अब लिखो जी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। आप बोलो जी ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या है। एक तो ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में, तीस डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, लेकिन यहीं पे लिखो जी एक्सेप्ट इक्वेटोरियल एरिया, क्योंकि जी साइक्लोन के लिए लो प्रेशर सिस्टम चाहिए, लो प्रेशर सिस्टम पे एयर राइज करनी चाहिए। इक्वेटोरियल एरिया में बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, यहां पे एयर एक दूसरे के साथ सीधे जाके टकरा देती है, क्योंकि एक साथ टकरा जाती है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। वहीं पे ही साइक्लोन डिसिपेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बन ही नहीं पाता। एक एंगल आवश्यक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट इक्वेटोरियल एरियाज। आपने पेपर में नहीं एक्सप्लेन करना कि क्यों नहीं बनते, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपने बोलना है जी इक्वेटोरियल एरिया में नहीं बनते, ट्रॉपिक्स में आते हैं। और सुनो जी, क्योंकि ट्रॉपिक दीज आर स्मॉलर सिस्टम एज कंपेयर टू टेम्परेट, स्मॉलर सिस्टम and move
स्विफ्टली, बहुत तेजी से चलते हैं, मूव स्विफ्टली। क्योंकि ये तेजी से चलते हैं तो ट्रेड विंड इनको अपने साथ ले जाती है, ट्रेड विंड ले जाती है। तो ये वर्ल्ड का एक डायग्राम बनाना, मैं अभी इंडिया का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर बाद में वर्ल्ड का करेंगे। तो ये हमेशा किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे ही आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ईस्टर्न साइड पे हिट करेंगे, क्योंकि ये तेज चलते हैं और बनते ही ओशंस के ऊपर हैं, ओशन एंड सी, जहां पे टेम्परेचर इज मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, वहां पे बनेंगे। तो इनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तेज चल रहे हैं, तो जहां पर हिट करेंगे वहां पे ये तेज चलने के कारण वेव्स की हाइट को भी इंक्रीज करेंगे, तो सुनामी जैसे भी प्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरा, हाई रेनफॉल, क्योंकि सुनामी और हाई रेनफॉल हो गई कोस्ट पे, तो हो जाता है जी कोस्टल फ्लडिंग। ऊपर से हवाएं इतनी तेज है, हाई वेलोसिटी विंड। तो तीन इनके साथ प्रॉपर्टीज है, दे कैन कॉज सुनामी, दे कैन कॉज हाई रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज, दे मूव विद हाई वेलोसिटी। तो ये तीनों इनको बना देते हैं ट्रॉपिकल डिजास्टर और मीटरोलॉजिकल डिजास्टर। और ये तीन काम करके डिजास्टर ले आते हैं एंड कॉज हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली in the South and Southeast Asia, which are very densely populated and having a long coastline. साउथ चाइना सी में आ रहे हैं तो वियतनाम में चले जाएंगे, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सारे क्या है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, तो सारी जगह डिस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि ये हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैं। ऊपर से गरीब कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशन है, बहुत ज्यादा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस नहीं है। इंडिया में तो तब भी बहुत अच्छी है, बाकियों के बहुत बुरे हाल है, और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व। तो ऐसे आपने इनके बारे में लिखना है। तो यही पूछा उसने कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लार्जली कन्फाइंड टू, हाँ जी यहीं पे आते हैं, और पूरा एक वर्ल्ड का डायग्राम बनाओ। फिर लिखो जी इनके ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक में लिखो साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, इनको बोला जाता है टाइफून्स। गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन आइलैंड्स में इनको नाम दिया जाता है हरिकेन्स। और ये यूएसए, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड्स में जाके डिस्ट्रक्शन करते हैं, जो यहाँ पे दे भी रखा है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। एरिया बताओ इनके, और एक डायग्राम बनाओ वर्ल्ड का, ब्लॉक डायग्राम, और इनको बना दो सारे कि कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। दूसरा, अब इनको बोलो जी, ऑस्ट्रेलिया का नाम इन्होंने लिया, ऑस्ट्रेलिया में इनको बोला जाता है जी विली विली। बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, जिसको बोला जाता है नॉर्थ इंडियन ओशन, दे हैव बीन कॉल्ड एज ट्रॉपिकल साइक्लोन इन नॉर्थ इंडियन ओशन। तो जार इनके अलग अलग नाम हमने बता दिए। तो ये एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या प्रभाव डालते हैं, डिजास्टर के बारे में लिखो, और इसके अंदर डालो करंट अफेयर। अगर इस साल आ जाता तो आप डालो जी साइक्लोन आया हुआ है अभी, अम्फन साइक्लोन आया हुआ है निरगुआ इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब देखो इसके साथ डायग्राम कौन कौन से जाएंगे। दो डायग्राम आने हैं इस वाले क्वेश्चन में। एक डायग्राम आएगा सिंपल साइक्लोन का, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप बोलो जी ये रही विंड ऊपर की तरफ जाती है, और यहाँ पे लो प्रेशर, इधर अपर एयर डाइवर्जेंस, विंड बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाती है, और लगातार ये पंप की तरह जमीन से विंड को खींचता रहता है, और जमीन पे विंड चारों तरफ से रश इन करती है। वंस दिस सिस्टम हैज बीन फॉर्म्ड, इट विल मूव इन दी वेस्टर्ली डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। तो दिस इज हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन। दो चार बादल बना दो, क्योंकि बादल कौन से होते हैं इसमें, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो काले घने बादल जो बहुत बारिशें करेंगे। तो दिस एक ये डायग्राम आएगा। दूसरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आप डिपिक्ट करोगे कि जी ये साइक्लोन वर्ल्ड में कहां पर आते हैं। तो ट्रेड विंड के बेल्ट्स देखो, यहां पे आएंगे, ये क्या है, इधर चाइना वाला, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, इनको क्या बोलेंगे यहाँ पे, टाइफून्स। इंडिया में आ जाएंगे, पोस्ट मॉनसून फिनोमिना है, नदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे सितंबर से नवंबर के बीच में, अक्टूबर ही रहता है, नवंबर बहुत रेयर है, के बीच में यहां पे आ जाएंगे। कभी कभी यहां पे आ जाएंगे, जैसे आजकल मुंबई और गुजरात में आया हुआ है।
ये वाले कभी पाकिस्तान में भी चले जाते हैं, है ना, ईरान पर्शियन गल्फ में घुस जाएंगे, या यहाँ पे जो गल्फ नेशंस हैं दुबई वगैरह वहाँ पे भी इनका इम्पैक्ट है, ट्रेड विंड्स तो वहाँ पर भी है, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका जहाँ पे सोमालिया है, मोजम्बिक है, ये वाले एरियाज में है, जिबूटी है, यहाँ पे इम्पैक्ट है, यहाँ पे इम्पैक्ट है। दीज आर द एरियाज ऑफ ट्रेड विंड्स। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में बन गए, यहाँ पे बन गए, ऑस्ट्रेलिया में ये रहा वो जोन। ऑस्ट्रेलिया में जब हमारी विंटर्स होंगी उस टाइम पे आएगा, जो मार्च वाला सीजन है उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, क्योंकि उनकी गर्मियों पड़ती है दिसंबर में, मार्च अप्रैल में आते हैं वहाँ पे, रिवर्स केस। तो दीज आर द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो दीज आर द टू डायग्राम्स व्हिच आर सपोज टू बी ड्रॉन विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच इट। तो वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आर देयर। उन्होंने बहुत घुमा फिरा के बात नहीं पूछी, उन्होंने पूछा है भाई ये रहा कॉन्सेप्ट, हमें बताओ जी ये क्यों हो रहा है। तो दिस इज हाउ यूपीएससी अप्रोचेज द ज्योग्राफी। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अप्रोच होती है। तो यहीं पे हम अपना सेकंड लेक्चर खत्म करते हैं। इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड द टॉपिक फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी पिक किया हुआ है, पहला टॉपिक जियोमॉर्फ कवर कर लिया। आज हमने क्लाइमेटोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगली क्लास जो सिद्धि सीरीज में होगी तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर हम कर लेंगे, दैट इज ओशियानोग्राफी। देन वी विल मूव अहेड एंड विल पिक द टॉपिक फ्रॉम द इंडस्ट्रियल लोकेशंस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 या 2 सवाल आ रहे हैं और बहुत सरल होते हैं अगर आप उनको अप्रोच करो। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच देम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।